फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत प्रभात यूट्यूब न्यूज़ चैनल। मित्रों, आज का जो विषय है तो तमिलनाडु के जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के लिए 2021 के, तो वो विषय हम लोग आज के लिए चर्चा के लिए रखे हैं। उसमें प्रमुख अगर हम लोग देखे तो तमिलनाडु जो है ये द्रविड़ संस्कृति से भरा पड़ा राज्य है। और द्रविड़ संस्कृति ये पूरे जो दक्षिण भारत है वहाँ पे बहुतांश राज्यों में द्रविड़ संस्कृति पाई जाती है। वहाँ पे उस तरह से लोग वहाँ पे जीवन जीते। और द्रविड़ संस्कृति है वो बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखने वाली संस्कृति है। तमिलनाडु की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 7 करोड़ से ऊपर आती है। और वहाँ की जो स्पेशलिटी है तो तमिलनाडु में जो स्पेशलिटी है तो फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वहाँ पे 69% आरक्षण एजुकेशन और नौकरियों में वहाँ की सरकारों ने दे रखा है, जो कि हर राज्य में भारत के 50% से नीचे ही आता है। लेकिन तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे 70% के लगभग वहाँ पे आरक्षण दे रखा है वहाँ की सरकारों ने। और तमिलनाडु की जो विशेषता है तो वहाँ पे पेरियार रामास्वामी नायकर जो एक बहुत बड़े विद्वान और एक बहुत बड़े महापुरुष थे, जिनको साउथ इंडिया का अम्बेडकर भी कहा जाता है, तो उनका वहाँ पे उस तमिलनाडु की राजनीति पे बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। उनकी जो वहाँ पे उन्होंने वो मूलतः कांग्रेस में थे, कांग्रेस उन्होंने छोड़ी और जस्टिस पार्टी निकाली। जस्टिस पार्टी के ही आगे जाके डीएमके और एआईडीएमके ये दो पार्टियां बनी, जो कि 70 सालों में वही वहाँ पे सत्ता में रही है। दोनों ही पार्टियों के जो मूल्य है, जो उनकी प्रेरणा है, वो पेरियार रामास्वामी नायकर और उनकी वो कार्यशैली है, उनकी विचारधारा रही है। लेकिन अगर 70 सालों में देखें तो वहाँ पे उस तरह का बदलाव वो लोग तमिलनाडु के लोगों के जीवन में नहीं कर पाए। ये कैसे ध्यान में आता है कि रजनीकांत जो वहाँ का सुपरस्टार है, वो सुपरस्टार ने पार्टी फॉर्मेशन का निर्णय लिया। और जब पार्टी फॉर्मेशन के लिए उन्होंने वहाँ पे मीटिंग लगाई तो उस मीटिंग में उनका जो भाषण है, उस भाषण की कुछ बातें ऐसी है कि तमिलनाडु में लोकशाही की, डेमोक्रेसी की जो अवस्था है वो खराब हो चुकी है, वहाँ पे बदलाव होना ज़रूरी है, ऐसा उनका कहना है। और दूसरी बात, अगर वहाँ पे वो बदलाव होना ज़रूरी है और हम लोग अगर बदलाव करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, मतलब रजनीकांत की पार्टी अगर चुनाव जीत जाती है, ऐसा उनका कहना था, तो हम लोग अगर 3 सालों में लोगों की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे तो हम लोग राजीनामा देके वहाँ पे राजनीति छोड़ने का निर्णय कर लेंगे ऐसा। तो ये बात से स्पष्ट होता है कि तमिलनाडु में ग्राउंड लेवल पे परिस्थिति इतनी कुछ खास नहीं हो पाई है। जबकि वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी 2014 के लोकसभा के चुनाव में 5.5% ही वोट प्रतिशत था। दूसरा 2019 में उनका प्रतिशत 3.5% से आगे नहीं बढ़ पाया है। तो इस कारण वहाँ पे उनका प्रभाव, कांग्रेस का प्रभाव वहाँ पे नहीं दिखाई देता है। जहाँ तक वंचित बहुजन आघाड़ी जो महाराष्ट्र की पार्टी है, प्रकाश अम्बेडकर के चलाते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के नातू आते हैं, उनकी भी पार्टी ने वहाँ पे कुछ उम्मीदवार दिए। देखने की बात है कि कितना वहाँ पे वो सफल होते हैं। तो वहाँ पे दूसरी बात जो है, तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण दिया, उस आरक्षण का सबसे ज़्यादा फायदा अगर तमिलनाडु के लोगों ने लिया है तो ये भी सोचने की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धर्म स्वीकार किया तो उस धर्म के बारे में वहाँ पे तमिलनाडु के लोग क्या सोचते हैं कि 70 सालों में अगर इतने बड़े पैमाने पे आरक्षण से उनके जीवन में कुछ बदलाव हुए होंगे, तो उन्होंने उस दिशा में, बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म जो दिया उसकी दिशा में भी सोचने की ज़रूरत आ पड़ी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।